इमेजिन कि आपको आपकी शादी वाले दिन अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और पेरेंट्स से गिफ्ट मिल रहा है, या मे बी आपने अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे या कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट करी हो, या मे बी आपको अपने पेरेंट्स से शेयर्स एज अ गिफ्ट मिले हो। इन सारी सिचुएशंस में कॉमन क्या है? ये सारे थे एग्जाम्पल्स उन गिफ्ट्स के जो आपको अपनी लाइफ में मिल सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में ये गिफ्ट्स को टैक्स कैसे किया जाता है? क्या आपको इन पर टैक्स देना पड़ता है? अगर हाँ, तो कब और कितना? और क्या इनमें कोई एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस भी होते हैं जो आप क्लेम कर सकते हो? इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे। हम बताएंगे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग गिफ्ट क्या होता है, कौन से गिफ्ट्स गिफ्ट टैक्स से एग्जेम्प्ट होते हैं, मॉनेटरी गिफ्ट्स का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, और इंडिया में गिफ्ट्स पर टैक्स कैसे डिक्लेयर किया जाता है। सो स्टे ट्यून्ड और इंडिया में गिफ्ट टैक्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लें। पहले बात करते हैं गिफ्ट टैक्स के बैकग्राउंड के बारे में। गिफ्ट्स मिलना किसको नहीं पसंद? इंडिया में गिफ्ट्स देकर ये दिखाया जाता है कि हम उनकी कितनी केयर करते हैं। हमारे इतने सारे कल्चर्स और फेस्टिवल्स होते हैं कि हमारे पास हमेशा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को गिफ्ट्स देकर सेलिब्रेट करने का कोई ना कोई रीजन होता ही है। इन रीजंस की वजह से अप्रैल 1958 में गवर्नमेंट ने नया लॉ इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था गिफ्ट टैक्स एक्ट, जिसको शॉर्ट में GTA कहा जाता है, जिसकी वजह से हमने जो गिफ्ट्स दिए या लिए हैं उनमें से कुछ पर टैक्स देना पड़ता है। ये लॉ अप्लाई होता है कैश, चेक्स, ड्राफ्ट्स या उन पर जिनकी कुछ वैल्यू होती है। लेकिन फिर 1998 में उन्होंने इस लॉ को स्क्रैप कर दिया और सारे गिफ्ट्स को टैक्स फ्री कर दिया। ये लेकिन रुकिए, इसमें एक कैच है। 2004 में उन्होंने गिफ्ट टैक्स को एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया और इनकम टैक्स रूल्स में ऐड कर दिया। और जब से अगर किसी इंडिविजुअल को गिफ्ट मिलता है, चाहे वो कैश हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या कोई भी आइटम्स जिसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा हो, वो जनरली टैक्सेबल होता है। तो क्या रिलेटिव से भी मिले हुए गिफ्ट्स टैक्सेबल होते हैं? नहीं, लेकिन इनकम टैक्स रूल्स में रिलेटिव्स को डिफाइन किया गया है जिसको हमें समझना होगा। लेकिन रिलेटिव्स की डेफिनेशन जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग गिफ्ट्स क्या होते हैं। तो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, गिफ्ट का मतलब होता है या तो मनी या फिर कोई भी मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो किसी पर्सन को दूसरे पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से बिना किसी पेमेंट या फुल पेमेंट के मिलती है। इंडिया में टैक्सेबल होने वाले गिफ्ट्स में आते हैं मनी मिलना जो कैश, ड्राफ्ट, चेक, बैंक ट्रांसफर एक्सेट्रा के फॉर्म में मिली हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलना जैसे कि लैंड, बिल्डिंग और रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी मिलना जैसे कि ज्वेलरी, शेयर्स, बॉन्ड्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा। तो अगर आपको ऐसे गिफ्ट्स किसी नॉन रिलेटिव से मिलते हैं तो वो सारे टैक्सेबल होंगे, और हाँ, उन गिफ्ट्स की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि कौन से गिफ्ट्स टैक्स से एग्जेम्प्ट होते हैं, तो चलिए देखते हैं। क्या आपको गिफ्ट्स लेना अच्छा लगता है? ऑफ कोर्स यू डू। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ गिफ्ट्स टैक्स से एग्जेम्प्ट भी होते हैं? जी हाँ, चलिए देखते हैं उन गिफ्ट्स को। गिफ्ट्स अप टू 50,000 रुपीज। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर आपको किसी फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए तक का गिफ्ट मिला तो आपको उन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपके बर्थडे पे आपको 40,000 रुपए दिए तो वो टैक्स फ्री होंगे। लेकिन अगर गिफ्ट 51,000 का भी है तो पूरे 51,000 पे टैक्स लगेगा। गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव्स। अगर आपको आपके रिलेटिव्स एज डिफाइंड बाय इनकम टैक्स एक्ट किसी भी ओकेजन पे गिफ्ट देते हैं तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना होगा। और जरूरी बात तो ये है कि उस गिफ्ट की वर्थ का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इस पर्पस के लिए किसको रिलेटिव कंसिडर किया जाएगा? वेल, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इनको रिलेटिव कंसिडर किया जाता है। आपका स्पाउस, आपके भाई बहन और उनके स्पाउसेस, आपके स्पाउस के सिबलिंग्स और उनके स्पाउसेस, आपके पेरेंट्स और उनके सिबलिंग्स और स्पाउसेस,
आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके स्पाउसेस के पेरेंट्स और उनके सिबलिंग्स और स्पाउसेस, आपके स्पाउस के ग्रैंड पेरेंट्स, आपके बच्चे और उनके स्पाउसेस, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन और उनके स्पाउसेस। तो अगर आपको इनमें से किसी से गिफ्ट मिलते हैं तो वो टैक्स फ्री होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका भाई आपको दिवाली पे 2 लाख रुपए का नेकलेस देता है तो वो टैक्स फ्री होगा। चलिए अब आप बताइए, अगर आपको आपकी वाइफ के भाई 70,000 रुपए का गिफ्ट देते हैं तो क्या वो टैक्सेबल होगा? अपने आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। लेकिन एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपके रिलेटिव्स आपको गिफ्ट देते हैं और आप उसको कहीं इन्वेस्ट करके उस पर इनकम अर्न करते हो तो उस इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हस्बैंड ने आपको 10 लाख रुपए दिए और आपने उसको फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करके उस पर इंटरेस्ट लिया तो उस इंटरेस्ट को आपकी इनकम की तरह टैक्स किया जाएगा। अगला नॉन टैक्सेबल गिफ्ट है गिफ्ट्स ऑन मैरिज। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सब पूछते हैं कि शादी में मिले हुए गिफ्ट्स कैसे टैक्सेबल होंगे। इसका सिंपल आंसर है कि वो टैक्सेबल नहीं होते। इसका मतलब है कि शादी में मिला कोई भी गिफ्ट, चाहे वो कैश हो, प्रॉपर्टी, शेयर्स या ज्वेलरी, वो टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे वो 50,000 रुपए से ज्यादा हो या फिर किसी फ्रेंड, नेबर या डिस्टेंट रिलेटिव से मिला हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ्रेंड आपको शादी पे 60,000 रुपए की पेंटिंग देता है तो वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपको आपके फ्रेंड शादी पे 1 लाख रुपए भी दें तो वो भी टैक्सेबल नहीं होंगे। सिमिलरली, अगर आपकी आंट आपको 2 लाख रुपए की रिंग देती हैं तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। इसलिए आपको जो भी गिफ्ट चाहिए उसे अपनी शादी पे आप ले लीजिएगा, ठीक है। इनहेरिटेंस, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी, मनी या कोई भी एसेट किसी विल, इनहेरिटेंस या ओनर की डेथ की वजह से मिलता है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आप अपने पेरेंट्स से 1 करोड़ रुपए का घर इनहेरिट करते हो तो उस इनहेरिटेंस पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज याद रखनी होगी, अगर आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देकर उससे रेंटल इनकम अर्न करते हो तो उस रेंटल इनकम पे ऑब्वियसली आपको टैक्स लगेगा। आपको इस इनकम को डिक्लेयर करके इस पर टैक्स पूरा का पूरा देना पड़ेगा। और अगर आप इस घर को सेल कर देते हो तो आपको उसके प्रॉफिट्स पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बोलते हैं। अगर आपको इनमें से किसी से मनी या प्रॉपर्टी मिलती है तो वो भी टैक्स से एग्जेम्प्ट होगी। लोकल अथॉरिटीज या कोई रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या कोई फंड या फिर कोई फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई ट्रस्ट। ये जानने के बाद कि कौन से गिफ्ट्स पे टैक्स नहीं लगता, हम ये देख लेते हैं कि कौन से गिफ्ट्स पे टैक्स लगता है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गिफ्ट्स मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि हाउस और मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि शेयर्स और ज्वेलरी के फॉर्म में मिल सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि मॉनेटरी गिफ्ट्स कैसे टैक्सेबल होते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर आपको कोई भी मॉनेटरी गिफ्ट जैसे कि कैश, चेक, ड्राफ्ट, बैंक ट्रांसफर एक्सेट्रा मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा, चाहे वो मॉनेटरी गिफ्ट आपको इंडिया या फिर अब्रॉड से मिला हो। हाउएवर, टैक्स के पर्पस के लिए उस फाइनेंशियल ईयर में उस गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। शादी के अलावा ऐसा कोई भी ओकेजन नहीं है जिसमें एक इंडिविजुअल को मिला मॉनेटरी गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। हेंस, जो मॉनेटरी गिफ्ट्स आपको बर्थडेज, एनिवर्सरीज एक्सेट्रा जैसे ओकेजन्स पे मिलेंगे उन पे टैक्स लगेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अंजलि को अपने फ्रेंड से कुछ गिफ्ट्स मिले। एक फ्रेंड ने उसे 1 जून 2023 को 25,000 रुपए दिए, दूसरे फ्रेंड ने उसको 1 दिसंबर 2023 पर 28,000 रुपए दिए। जैसा कि हमें पता है कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक होता है तो दोनों गिफ्ट्स एक फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल होंगे। यहाँ पर अंजलि को अपने फ्रेंड से गिफ्ट्स मिले, फ्रेंड्स रिलेटिव्स में नहीं आते और ये गिफ्ट शादी पर भी नहीं मिले हैं तो ये गिफ्ट्स टैक्सेबल होंगे। टोटल गिफ्ट अमाउंट हो गया 25,000 प्लस 28,000 तो यानी कि 53,000 रुपीज। अब टोटल गिफ्ट अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है तो सारा गिफ्ट अमाउंट टैक्सेबल होगा यानी कि 53,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गिफ्ट में मिली इमूवेबल प्रॉपर्टी को टैक्स कैसे लगता है। अब मान लेते हैं कि आपको गिफ्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली। अब सवाल ये है कि क्या ये टैक्सेबल होगी और अगर हाँ तो कितना टैक्स लगेगा या फिर एग्जेम्प्ट होगी। उससे पहले समझते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है।
इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो चीज़ मूव नहीं कर सकती, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री या कोई कमर्शियल बिल्डिंग, वेयर हाउस, शॉप या रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ भी। अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी रिलेटिव से या फिर अपनी शादी पर या किसी लोकल अथॉरिटी और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है या आप उसको इनहेरिट करते हो, तब भी वो प्रॉपर्टी गिफ्ट टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है। फर्दर, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी 50,000 रुपये से कम है, तब भी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का मतलब क्या होता है? स्टैम्प ड्यूटी वो टैक्स होता है जो आपको प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते समय पे करना होता है। वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पर बेस्ड होता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किसी प्रॉपर्टी से मिनिमम वैल्यू होती है जो गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी के पर्पज से डिटर्मिन करती है। इसको हम सर्कल रेट या गाइडेंस वैल्यू भी कहते हैं। अब अगर आपको पहले डिस्कस किए गए पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के अलावा किसी और से इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है तो वो गिफ्ट टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर आपको गिफ्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है और आप कुछ भी पे नहीं करते। अब ये सेकंड केस है, अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर मिलती है। ये भी एक गिफ्ट है लेकिन आपने इसके लिए कुछ पे किया है। पहले देखते हैं कि फर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा। अगर आपको गिफ्ट में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो पूरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल होगी। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अजय ने अपना घर अपने दोस्त राजा को गिफ्ट कर दिया। कौन करता है ऐसे, बट चलिए मान लीजिए उस घर की मार्केट वैल्यू 15 लाख रुपए की थी और स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करने के लिए स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू 16 लाख रुपए की थी। तो क्या ये गिफ्ट टैक्सेबल होगा और इस पर कितना टैक्स लगेगा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसी फ्रेंड ने गिफ्ट करी है तो ये टैक्सेबल होगी, और क्योंकि इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपये से ज्यादा है तो पूरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल होगी, यानी कि 16 लाख रुपए, और इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंडर चार्ज किया जाएगा। अब देखते हैं उस केस को जहां आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर मिली है। इस केस में अगर प्रॉपर्टी के लिए पे किया हुआ प्राइस उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है और उसका डिफरेंस 50,000 रुपये से ज्यादा और कंसिडरेशन का 10% है तो एक्सेस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ओवर द परचेज प्राइस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। कंफ्यूज हो गए? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राजा ने अजय से 25,20,000 में फ्लैट परचेज किया। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चार्ज करने के लिए स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के हिसाब से उस फ्लैट की वैल्यू थी 28 लाख रुपीस। तो इस पे टैक्स लगेगा कितना? पहले ये देख लेते हैं कि क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू परचेज प्राइस से 50,000 रुपये ज्यादा है और पे किए हुए प्राइस का 10% है या नहीं। ये 50,000 रुपये से भी ज्यादा है और पे किए हुए प्राइस के 10% से भी, यानी कि 10% ऑफ 25,20,000 रुपीज यानी कि 2,52,000 रुपीज, 2,80,000 रुपीज विच इज एक्सेस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ओवर द परचेज प्राइस पेड। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंडर टैक्सेबल होगा। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गिफ्ट में मिली मूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है। टैक्स ट्रीटमेंट समझने से पहले हम ये देखते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है शेयर, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स या किसी भी तरह की आर्ट या बुलियन जो टैक्स पेयर के लिए एक कैपिटल एसेट हो और इसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि VDA जैसे कि क्रिप्टो भी इंक्लूड होता है। अगर आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी किसी रिलेटिव से या फिर अपनी शादी पर या किसी लोकल अथॉरिटी और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है या आप उसको इनहेरिट करते हो, तब वो प्रॉपर्टी गिफ्ट टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन अगर आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी किसी और से एज अ गिफ्ट मिलती है और उसकी वैल्यू 50,000 रुपये से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आपको कोई कार मिली जिसकी वैल्यू 50,000 रुपये से ज्यादा है तो उसका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कार मूवेबल प्रॉपर्टी की प्रिस्क्राइब डेफिनेशन के अंडर नहीं आती है, तो इस गिफ्ट पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। टॉपिक पे वापस आते हैं। जब आपको गिफ्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है तो उसके दो सिनारियोज हो सकते हैं। जब आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है और आप उसके लिए कुछ भी पे नहीं करते हो। सेकंड, जब आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर मिलती है। ये भी एक गिफ्ट है लेकिन आपने इसके लिए कुछ पे किया है। चलिए देखते हैं फर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा।
अगर आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो पूरी फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल होगी। मान लीजिए आपको अपने पापा से 5 लाख रुपीस की रिंग मिलती है और उसी फाइनेंशियल ईयर में आपको अपने फ्रेंड से शेयर्स मिलते हैं। गिफ्ट मिलने के दिन उन शेयर्स की टोटल फेयर मार्केट वैल्यू थी 2 लाख रुपए की। अब आपको टैक्स किस पर और कैसे देना होगा? अब रिंग तो आपको पापा से मिली है जो कि एक रिलेटिव है, तो रिंग टैक्स फ्री होगी, लेकिन शेयर्स आपको आपके फ्रेंड से मिले हैं तो ये टैक्सेबल होंगे। और क्योंकि उनकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो उन शेयर्स की एंटायर फेयर वैल्यू यानी कि 2 लाख रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड के अंडर टैक्स करे जाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि क्या होगा अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर मिलती है। यहां अगर उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू उसके लिए पे किए गए प्राइस से 50,000 रुपए ज्यादा है तो एक्सेस फेयर मार्केट वैल्यू ओवर द परचेस प्राइस पेड टैक्स होगी। इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप अपने किसी डिस्टेंट रिलेटिव से 1,80,000 की गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हो जहां उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2,80,000 रुपए है, तो क्या आपको उस पर टैक्स देना होगा? क्योंकि ये गिफ्ट आपको अपने डिस्टेंट रिलेटिव से मिला है और आपने इसको इसकी फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर खरीदा है, तो हाँ, आपको इस पे टैक्स देना होगा। तो 1 लाख रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंडर टैक्सेबल होंगे। ये एक समरी टेबल है जिसमें यह शो किया गया है कि इंडिया में गिफ्ट्स पर टैक्स कैसे लगाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि सारे गिफ्ट्स की क्लासिफिकेशन जैसे कि मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी की सेपरेट लिमिट्स होती हैं और ये क्यूमुलेटिव नहीं होते। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको गिफ्ट में 40,000 रुपीज कैश और 40,000 रुपये की प्रॉपर्टी मिलती है तो इस पे कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी क्योंकि गिफ्ट की हर क्लासिफिकेशन की अपनी 50,000 रुपये की लिमिट है। अब जब आपको पता चल गया है कि गिफ्ट्स पे टैक्स कैसे लगाया जाता है तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में गिफ्ट्स के टैक्स को डिक्लेयर कैसे करें। जब आपको गिफ्ट पे टैक्स देना होता है तो आपको टैक्स अथॉरिटीज को गिफ्ट की वैल्यू के बारे में बताना होता है। यह आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय करते हो। इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सेक्शन के अंडर मेंशन किया जाता है। इस तरह से अथॉरिटीज को यह पता चलता है कि उस फाइनेंशियल ईयर में आपको गिफ्ट से कितनी एक्स्ट्रा इनकम मिली। उसके बाद आपको अपनी टोटल इनकम और इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना होता है। अगर आप हाईएस्ट इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंडर हो तो आपको उस फाइनेंशियल ईयर में अपने गिफ्ट्स पे 30% टैक्स प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तक देना पड़ सकता है। अब बारी है उस क्वेश्चन के आंसर की जो मैंने आपसे बिगिनिंग में पूछा था। अगर आपको अपनी वाइफ के भाई से 70,000 रुपए का गिफ्ट मिलता है तो क्या वो टैक्सेबल होगा? इसका आंसर है नो, क्योंकि ये गिफ्ट आपको अपनी वाइफ के ब्रदर से मिला है जो कि एक रिलेटिव है। इंडिया में अपने इनकम टैक्स को एक्यूरेटली डिक्लेयर करने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गिफ्ट्स पे टैक्स कैसे लगता है। ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते समय अपने टैक्स बर्डन को कम करने का एक स्मार्ट मूव भी हो सकता है। इस तरह से आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अनपेड टैक्सेस के नोटिस से भी बचे रहेंगे और अपने गिफ्ट्स को इनकम टैक्स बिल के बढ़ने के टेंशन से फ्री होके एंजॉय कर पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही इनक्रेडिबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.